अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। इस प्रोग्राम में हम उन हुक्मरानों, बादशाहों और अपने वक्त की अजीम शख्सियात की मुकम्मल बायोग्राफी आपको बताएंगे। हम जानते हैं कि इसके लिए कई घंटे भी कम होते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बादशाह वक्त की दास्तानें बेहद कम वक्त में आप तक पहुँचाए। आज इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड है। यूँ तो कई अजीम शख्सियात हमारे लिस्ट में सरफहरिस्त हैं, लेकिन आज चूँकि आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की यौम पैदाइश है, इसलिए हमने सबसे पहले उन्हीं का इंतखाब किया। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। एक अजीम सल्तनत की रियाया की देखभाल, उनसे हमदर्दी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल, ज़ात पात, उनकी भलाई के लिए हमेशा कोशां रहने वाले हुक्मरानों की लिस्ट में सल्तनत दक्कन के अजीम बादशाह मीर उस्मान अली ख़ान का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। लोगों ने उन्हें प्यार से लक़ब दिया हुजूर निज़ाम। 6 अप्रैल साल 1886 यानी 1886 में हैदराबाद दक्कन पुरानी हवेली में आसिफ जाही दौर के 7वें और आखिरी हुक्मरान मीर उस्मान अली ख़ान निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह की पैदाइश हुई। इस दौर के लिहाज से उनकी तालीम और तरबियत नामी ग्रामी असातिज़ा की निगरानी में हुई। फजीलत जंग बहादुर जामिया निज़ामिया के बानी अमादुल मलिक सैयद हुसैन बलग्रामी उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। आगा सैयद अली से उन्होंने फ़ारसी की तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी तालीम और दिगर उलूम के लिए भी नामी ग्रामी असातिज़ा मुकर्रर हुए। हुजूर निज़ाम ने बहुत ही कम वक्त में तमाम उलूम में महारत हासिल की थी और सल्तनत चलाने के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। उन्हें निज़ाम सरकार और हुजूर निज़ाम जैसे अलक़ाबात से पुकारा जाता था। 1906 में 21 साल की उम्र में उनकी शादी आज़मुन्निसा बेगम अलमारूफ दुल्हन पाशा बेगम से हुई, जो नवाब जहांगीर जंग की बेटी थी। मीर उस्मान अली ख़ान के बड़े फर्जंद यानी बेटे आज़म जाह की शादी सल्तनत उस्मानिया के खलीफा अब्दुल मजीद दुव्वम की बेटी दुर्र शहवार, जबकि दूसरे फर्जंद मौज़म जाह की शादी भी उस्मानी सल्तनत के हुक्मरां की भांजी शहजादी नीलोफर से हुई। हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के बारे में बिला शक व शुबा ये कहा जा सकता है कि मुत्तहदा हिंदुस्तान की तकरीबन 565 देसी रियासतों में हैदराबाद दक्कन सबसे अमीर खुशहाल ऐसी रियासत थी जहां अवाम को तमाम बुनियादी सहूलतें हासिल थी। जिस वक्त मुत्तहदा हिंदुस्तान के अक्सर इलाके अंधेरे में डूबे हुए थे, उस वक्त हैदराबाद दक्कन में रोशनी ही रोशनी हुआ करती थी। ऐसे में जब सल्तनत दक्कन के तख्त पर मीर उस्मान अली ख़ान 7वें निज़ाम बनकर उभरे, तो उनके उठाए गए कदम से आज भी दक्कन की अवाम फ़ायदा हासिल कर रही है। निज़ाम 6 नवाब महबूब अली ख़ान के इंतकाल के बाद 29 अगस्त 1911 को नवाब शहाब जंग ने, जो वज़ीर पुलिस थे, महबूब अली पाशा के फर्जंद मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के 7वें निज़ाम होने का ऐलान किया और 18 सितंबर 1911 को मीर उस्मान अली ख़ान ने सल्तनत दक्कन का तख्त संभाला। तख्त संभालने से 3 साल पहले यानी 1908 28 सितंबर को दक्कन में मूसा नदी में आई तुग़यानी और फिर सैलाब से जहां अजीम तबाही हुई थी, जो निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान के दिल व दिमाग पर छाई हुई थी। इस सैलाब में हज़ारों अफराद की मौत हो गई थी, जबकि इससे भी बड़ी तादाद बेघर हो गई थी। उस वक्त अमीर दक्कन निज़ाम ने फौरी तौर पर रिलीफ फंड 5 लाख रुपए जारी किए, जबकि पब्लिक डोनेशन के जरिए 1 करोड़ रुपए जमा करते हुए रिलीफ फंड इकट्ठा किया गया। हैदराबाद दक्कन की निज़ाम हुकूमत ने सरकारी तौर पर 10 दिनों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया, ताकि आवाम को अपने नुकसानात का अंदाज़ा लगाने और बिछड़ने वालों का पता लगाने के लिए आसानी हो सके। इसके अलावा निज़ाम दक्कन की जानिब से शहर भर में अलग अलग 10 मकामात पर वसी पैमाने पर खाने पीने का इंतजाम किया गया। इस तरह के सैलाब से फिर कभी दक्कन की आवाम को नुकसान न हो, इसके लिए उन्होंने उस्मान सागर और हिमायत सागर रिजर्वायर की तामीर का हुक्म दिया।
मूसा नदी के सैलाब पर हमारा स्पेशल वीडियो भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मीर उस्मान अली खान के दौरे हयात में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो बेचैन हो उठे। वो वक्त था भारत की आज़ादी के बाद रियासत हैदराबाद पर हिंदुस्तानी फ़ौज की चढ़ाई और हैदराबाद में हुआ कत्लेआम, जिसे नाम दिया गया था सुकूत हैदराबाद या पुलिस एक्शन। इसके बारे में अभी तो हम यहाँ मुख्तसर बात कर रहे हैं, लेकिन तफसील के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जिसमें आप पूरे पुलिस एक्शन के रुदात जान सकते हैं। हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई और हैदराबाद एक आज़ाद मुल्क की सूरत में नमूदार हुआ, लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा अरसे तक बरकरार ना रह सकी, क्योंकि सियासी और जोग्राफियाई हालात उसके खिलाफ थे। इंडिया ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद पर पुलिस एक्शन के नाम से हमला कर दिया और कब्जा कर दिया। निज़ाम ने अपने आप को ऐसे मौक़िफ़ में पाया जहां वो ना अपनी फ़ौज पर भरोसा कर सकते थे और न हिंदुस्तान में रियासत हैदराबाद को ज़म करने की बातचीत को जारी रख सकते थे। उन्हें अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तायीद चाहिए थी। हैदराबाद की फ़ौजों का ये ख्याल था कि वो 3 महीने तक हिंदुस्तान की फ़ौज का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन पुलिस एक्शन को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 3 दिन लगे। मीर उस्मान अली खान ने लड़ाई बंद करने का ऐलान कर दिया। 17 सितंबर 1948 को मिनिस्टर्स ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। हिंदुस्तान के मिलिट्री गवर्नर J.N. चौधरी ने 2 दिन के बाद हैदराबाद रेडियो पर ऐलान किया कि लड़ाई खत्म हो गई है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने मीर उस्मान अली खान को 26 जनवरी 1950 से 31 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख के खिताब से हैदराबाद का हाकिम मुकर्रर किया। बड़े घराने के वारिस और बड़े हुक्मरान के बेटे होने के बावजूद भी मीर उस्मान अली खान की तबीयत में गुरूर व तकब्बुर के लिए कोई जगह न थी। आपके मरासिम अमीरों रईसों से भी थे, मगर आप गरीबों से भी अकरते ना थे और हमेशा आवाम की खिदमत और भलाई के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे। अपने दौर में जो उन्होंने इंतहाई बड़े बड़े अतियात यानी डोनेशन दिए हैं और जो तामीरात कराई हैं, उनकी तफसील के लिए 1 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। आइए जानते हैं इन्हें शॉर्ट टाइम में। नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफ जाह सेवंत एक बहुत ही हर दिल अजीज बादशाह थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में दौलत जमा की, दौलत का अंबार लगा दिया, लेकिन उसके साथ साथ वो दौलत रियासत हैदराबाद के अवाम में भी तकसीम कर दी। उन्होंने मक्का मौज़मा और मदीना मुनव्वरा में बिजली का इंतज़ाम किया और मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पंखे लगवाए। हैदराबाद के हाजियों की सहूलत के लिए मक्का मौज़मा में कई रुबात तामीर किए। खुद अपनी रियासत में मस्जिदों, मंदिरों और चर्च की तामीर में भी रकम मुहैया की और तालीमी इदारों जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए उस वक्त 10 लाख रुपए, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 5 लाख रुपए बतौर डोनेशन दिए। जामा मस्जिद दिल्ली को 1948 के दौरान निज़ाम सरकार से मस्जिद के फर्श के हिस्से की मरम्मत के लिए 75,000 रुपए अतिया देने की गुजारिश की गई। उसके बजाय निज़ाम सरकार ने 3 लाख रुपए का अतिया दिया और कहा कि मस्जिद को नई जैसी बना दी जाए। ये बात भी सभी जानते हैं कि हुजूर निज़ाम ने चीन के साथ भारत की जंग में जितनी मदद की है, शायद ही आज तक किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सिंगल पर्सन ने भारत में इतना बड़ा डोनेशन दिया होगा। साल 1965 में हिंदुस्तानी चीनी तनाज़े की वजह से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की ख्वाहिश पर नेशनल डिफेंस फंड में मीर उस्मान अली खान ने 5,000 किलोग्राम गोल्ड यानी 5 टन सोना दिया था। आज की मार्केट में इसकी कीमत 2 खरब से भी ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा रकम भारत में किसी भी फर्द या तंजीम की तरफ से दिए जाने का रिकॉर्ड है। प्रताप सिंह IPS ऑफिसर ने निजाम के दिए हुए सोने के सिक्कों को बड़े बड़े संदूक और ट्रंक में रखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहुंचाया। जब प्रताप सिंह इन संदूकों को लेकर जाने लगे तो मीर उस्मान अली खान ने उनसे कहा कि मैं सोने के सिक्के चंदे में हुकूमत हिंद को दे रहा हूं, न कि ये ब्रिटिश ट्रंक। ये ट्रंक वापस हो जाने चाहिए।
دنیا کے سب سے امیر ترین انسان کا خطاب پانے والے میر عثمان علی خان نے 37 سال یعنی 37 ایئرز تک حیدرآباد پر حکومت کی۔ وہ ہندو اور مسلمان کو اپنی دونوں آنکھ سمجھتے تھے۔ وہ خود بادشاہ تھے اور ان کے وزیر اعظم تھے سر مہاراجا کشن پرساد۔ آئیے جانتے ہیں نظام سلطنت کے آخری بادشاہ میر عثمان علی خان کی عوام کے لیے کی گئی تعمیرات یا کنسٹرکشن کے بارے میں۔ میر عثمان علی خان نے اپنی ریاست کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا: مراٹھواڑہ، کرناٹکا اور تلنگانہ۔ ان تینوں علاقوں میں مراٹھی، کرناٹکی اور تیلگو زبانیں تھیں۔ پھر عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو ذریعہ تعلیم کو عام کیا۔ حیدرآباد کی سرکاری زبان اردو تھی۔ جب نواب میر عثمان علی خان حکومت کر رہے تھے اس وقت حیدرآباد میں سکہ عثمانیہ چلتا تھا، جس کو عام زبان میں حیدرآباد کا حالیہ سکہ کہتے تھے۔ نظام آف حیدرآباد کی اپنی پرائیویٹ فوج تھی اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ لانسر اور سیکنڈ لانسر فوج بھی تھی۔ نظام اسٹیٹ ریلوے اور روڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ریل گاڑی اور بسوں کو چلاتے تھے۔ پوسٹل ڈپارٹمنٹ ساری ریاست میں ڈاک خانے یعنی پوسٹ آفس چلاتے تھے۔ یہاں پر عثمانیہ پوسٹیج اسٹامپ چھپتی تھی اور ڈاک خانوں میں یہی استعمال ہوتے تھے۔ برٹش حکومت سارے ہندوستان کے لیے خود اپنے اسٹامپ نئی دہلی سے جاری کرتی تھی۔ ریاست حیدرآباد کا ریڈیو اسٹیشن دکن ریڈیو کہلاتا تھا اور حیدرآباد کی اپنی ایئر لائن تھی جو دکن ایئر لائن کے نام سے مشہور تھی۔ ریاست کے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے نظام آف حیدرآباد نے جو کام کیے ہیں ان میں کئی قابل تعریف ہیں۔ نظام نے سٹی امپروومنٹ بورڈ قائم کیا، محکمہ آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی، جس نے ایلورا اور اجنٹا کے غاروں کی حفاظت کا کام انجام دیا۔ محکمہ زراعت یعنی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور کریڈٹ سوسائٹیوں کو قائم کیا تاکہ کاشتکاروں اور کسانوں اور غریب عوام کی مدد کرنے میں آسانی ہو۔ انڈسٹریل فنڈ کے قیام کے بعد سیمنٹ فیکٹری، پیپر کاغذ مل اور نظام شوگر فیکٹری کو رقم دے کر قائم کیا گیا۔ عثمانیہ آبزرویٹری بھی تعمیر کی گئی، ٹاؤن پلاننگ پروگرام تیار کیا گیا اور چھوٹے چھوٹے محلے بنائے گئے۔ نظام آف حیدرآباد نے کئی محلات اور عمارتیں تیار کی، جن میں شاہی محل اور کنگ کوٹھی، خلوت کمپلیکس کی عمارتیں، دارالشفا، گورنمنٹ پبلک بلڈنگز، ٹاؤن ہال یعنی اسمبلی بلڈنگ، ہائی کورٹ، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، جاگیردار کالج، حیدرآباد میوزیم، جوبلی ہال، انڈسٹریل میوزیم، ملٹری اسپتال، کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن، سیکریٹریٹ بلڈنگ، نظامیہ یونانی دواخانہ اور جنرل اسپتال، آصفیہ لائبریری، معظم جاہم مارکیٹ، محبوبیہ گرلز اسکول، عثمانیہ یونیورسٹی کی شاندار عمارتیں، دلی میں حیدرآباد ہاؤس کی تعمیر، عزائے خانہ زہرہ، چومحلہ پیلس اور دیگر شامل ہیں۔ حضور نظام نے سن 1941 میں اپنا خود کا بینک شروع کیا جسے نام دیا گیا اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد، جو سن 1953 میں مرچنٹائل بینک آف حیدرآباد میں مرج کر دیا گیا۔ پھر 1956 میں RBI نے اسے ٹیک اوور کیا اور پھر سے اسے اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد کا نام دیا گیا۔ حضور نظام میر عثمان علی خان کی دولت کے بارے میں شاید ہی آج تک صحیح اندازہ لگایا گیا ہو۔ 22 فروری 1937 میں ٹائم میگزین نے انہیں دنیا کا سب سے ریچسٹ مین یعنی امیر ترین انسان کا خطاب دیا تھا۔ اس وقت ان کی دولت 660 کروڑ یعنی 93 ملین $US بتائی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، نظام جیولری اور بیش بہا قیمتی ہیروں کی قیمت آج بھی کروڑہ روپیوں میں گنی جاتی ہے۔ بہرحال اپنی زندگی میں نظام نے نہ صرف بہت دولت کمائی بلکہ اس سے زیادہ شاید دعائیں بھی۔ عوام کے درمیان ان کی مقبولیت اور محبت کا اندازہ ان کی موت کے وقت لگا جب ان کے جنازے میں سروں کا سمندر دکھائی دیا۔ میر عثمان علی خان نے 24 فروری 1967 کو کنگ کوٹھی پیلس میں اپنی آخری سانس لی۔ نظام سرکار کو مسجد جودی میں دفن کیا گیا، جسے انہوں نے اپنے بیٹے جواد کی یاد میں 1936 میں تعمیر کروایا تھا۔ شاہی محل کنگ کوٹھی پر جو جھنڈا ہمیشہ لہراتا تھا
इस झंडे को मीर उस्मान अली खान के कफन पर चादर के तौर पर ढांका गया। निज़ाम सरकार की मकबूलियत का सबूत ये भी है कि तकरीबन 10 लाख लोग उनकी नमाज जनाजा में शामिल हुए। मक्का मस्जिद के एक खास अहाते में आसिफ जाही खानदान के बादशाहों की कब्रें हैं, लेकिन मीर उस्मान अली खान ने अपनी वसीयत में ये लिखा कि उनको जूती मस्जिद जो किंग कोठी के करीब है वहां पर दफन किया जाए। तदफीन उनकी वालिदा मोहतरमा जहरा बेगम के मज़ार के करीब में हुई। निज़ाम म्यूजियम के दस्तावेजात के मुताबिक निज़ाम सरकार का जनाजा सबसे बड़ा गैर मजहबी गैर सियासी इज्तिमा था जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आखिरी निज़ाम की वफात पर आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने खुसूसी अखबार जारी किया जिसमें निज़ाम सरकार की मौत का जिक्र था। हुकूमत ने 25 फरवरी 1967 को निज़ाम सरकार की मौत पर रियासती मातम का ऐलान किया। रियासत भर में तमाम सरकारी इमारतों में परचम आधी ऊंचाई पर रखे गए थे। मातमों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हैदराबाद की गलियों और चौराहों पर औरतों की टूटी हुई चूड़ियां बिखरी हुई मिली। के.एम. आरिफुद्दीन की किताब मीर उस्मान अली खान में एक वाक़े का जिक्र किया गया है। नवाब मीर उस्मान अली खान ने अपने पोते प्रिंस मुकर्रम शाह को अपना जानशीन बनाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंस से सवाल किया गया कि वो किस तरह की इमारत नवाब मीर उस्मान अली खान की याद में तामीर करना चाहेंगे। तब उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, जेंटलमैन, उनकी याद में किसी इमारत की तामीर की ज़रूरत नहीं है। लोगों को उनका जवाब सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। 1 मिनट तक हॉल में सन्नाटा छा गया। तब फिर किसी ने सवाल किया कि आप क्यों नहीं चाहते कि उनकी याद में कोई इमारत तामीर हो। प्रिंस ने जवाब दिया, आप इस शहर में गश्त करें और घूम फिर कर हर इमारत को देखें। ये सब उन्हीं की तामीर की हुई इमारतें हैं और मैं कोशिश भी नहीं करना चाहूँगा कि कोई इमारत तामीर करूँ। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम बादशाह वक्त का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और बादशाह वक्त की मुकम्मल बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए आपके होस्ट खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए BPN चैनल।